सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 21 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे विल कंसिडर डिप्लोमेसी इफ़ एग्रेशन स्टॉप्स ईरान। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि तेहरान सिर्फ तभी डिप्लोमेसी पे जो है वापस आएगा जब इज़राइल अपनी एग्रेशन रोके और ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिले, ऐसा बोलना है। और जेनेवा में टॉक्स हुई, डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशंस जो है ने ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात की। तो ईरान ने पॉजिटिव सिग्नल दिया और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान डिस्कशंस कंटिन्यू करना चाहता है और ये एक अच्छा साइन है। इज़राइल के अटैक्स जारी हैं, वहीं पे इज़राइल ने ईरान के साउथ वेस्ट जो है एरिया उसमें मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट किया, फिर से एयर स्ट्राइक्स की। और ईरान ने भी उसके रिटेलिएशन में हैफ़ा इज़राइल में मिसाइल अटैक किए। और वेस्टर्न पावर्स की यही अपील है कि जो है टॉक्स को कंटिन्यू करने पर जोर दिया जाए। मिलिट्री सॉल्यूशन से जो है वो ईरान प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और वो रीजनल एस्केलेशन के फेवर में नहीं है। तो ईरान का क्लैरिफिकेशन क्या है कि ईरान ने बताया कि जो है जो ईरान की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी उसने बताया कि ईरान ने टॉक्स छोड़ी नहीं है, वो स्टिल नेगोशिएशन टेबल पर है। और इज़राइल ने लास्ट वीक जो है ये स्टार्ट किया बेसिकली स्ट्राइक्स कह कर कि ये तेहरान ईरान को एटॉमिक बॉम्ब बनाने से रोकने के लिए है। और ईरान ने डिनाई किया है कि उसका कोई भी जो है न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे ईरानियंस ओपन एयर स्पेस टू अलाउ इंडियन इवैक्यूएशन फ्लाइट्स एमिड इजराइल स्ट्राइक्स। तो इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंधु चलाया है, जो भी ईरान में फंसे हुए लोग हैं इंडियन सिटीजन्स, उनको वापस इवैक्यूएट करने का वापस इंडिया में। तो अब बेसिकली उन्होंने अपने एयर स्पेस टेम्परेली खोल दिए इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए। और अराउंड 1000 इंडिविजुअल्स इंडियंस को चार्टर्ड फ्लाइट से वापस लगाया जा रहा है। और ईरान का क्या एश्योरेंस है कि बेसिकली मोहम्मद जावेद हुसैनी जो हैं उन्होंने बताया कि 10,000 इंडियंस जो है ईरान में है, मोस्टली सेफ़ हैं। और ईरान का ग्लोबल अपील क्या है कि मिस्टर हुसैनी ने इंडिया और ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ से इज़राइल के एयर स्ट्राइक्स को कंडेम करने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर आप कंडेम नहीं करते हो तो आप इनडायरेक्टली जो है और कंट्रीज़ को भी यूनिलेटरली एग्रेशन के लिए इनकरेजमेंट दे रहे हो। तो इंडिया का रिस्पांस क्या है? इंडिया ने अब तक सिर्फ एक ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट दिया है जिसमें जो है जो अटैक को डीप कंसर्न एक्सप्रेस किए करने को बात की है और डायलॉग और डिप्लोमेसी पे जो है रिटर्न कर आने की अपील की है। किसी भी साइड को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है अभी तक इंडिया ने। और इज़राइल का रिएक्शन क्या है इंडिया के स्टैंड पे? ईरान ने ऑफिशियल डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन जो है उनका कहना है कि हम इंडिया के स्टैंड्स को समझते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। तो अब बेसिकली ईरान की उम्मीद जताई है कि जो ये जो E3 की टॉक्स हो रही हैं, E3 मतलब जो है यूके, फ्रांस और जर्मनी की, इसमें बातचीत होने से कुछ सिचुएशन काम हो सकती है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यूके लॉयर्स अप्रूव अ बिल टू अलाउ टर्मिनली इल पीपल टू एंड देयर लाइव्स। तो अभी क्या है, यूके के पार्लियामेंट में जो है असिस्टेड डाइंग बिल पास हो गया है। तो इसमें है क्या, बेसिकली इसका एम ये है कि जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने से कम है ना, अब 6 महीने से कम जी सकते हैं वो, तो उनको अपनी लाइफ जो है वो लीगली एंड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, लीगली। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पेशेंट को मेंटली कॉम्पिटेंट माना जाए, है ना, मेंटली कॉम्पिटेंट माना जाए। और जो है 2 डॉक्टर्स, 1 साइकाइट्रिस्ट, 1 सीनियर लॉयर, है ना, और सोशल वर्कर की अप्रूवल होनी चाहिए इसके लिए। बेसिकली एप्लीकेबल होगा इंग्लैंड और वेल्स में सिर्फ। ठीक है, यूके में असिस्टेड डाइंग बिल का पास होना एक हिस्टोरिक स्टेप है। और क्योंकि ये एक हाईली सेंसिटिव और डिवाइडेड इशू है, इमोशनल, एथिकल और लीगल कंसर्न्स अभी भी डिबेट का पार्ट है इसके, है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र सेट्स अप न्यू पैनल ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट विद कर्नाटका। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है कर्नाटका के साथ चल रहे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर एक नई हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये कमेटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में काम करेगी।
और ये बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या? बेसिकली ये डिस्प्यूट 1957 से चल रहा है, जब स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। और महाराष्ट्र का क्लेम है कि जो बेलागावी और 800 प्लस जो है मराठी बोलने वाले गांव जो हैं, विलेजेस, वो जो अब कर्नाटका में है, उन्हें महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है और इस नई कमेटी का काम होगा जो लीगल, पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर इस इशू का सोल्यूशन निकाला जा सके, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ उसमें बेसिकली यहाँ पे वाइफ नीड नॉट गेट हस्बैंड सिग्नेचर टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट, हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली चेन्नई रीजनल का जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उसको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी कि उन्होंने एक वुमेन को जो है ये पासपोर्ट के लिए अपने हस्बैंड का सिग्नेचर जो है वो लाने को कहा। और इस पे उन्होंने जस्टिस ने क्या कहा, जस्टिस आनंद वेंकटेश जी ने कहा कि बीवी जो है वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है और उससे पासपोर्ट के लिए अपने हस्बैंड की परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है, स्पेशली जब दोनों के बीच डिवोर्स केस चल रहा है। कोर्ट का क्या कहना है, एक वुमेन ने रिट पिटीशन फाइल की थी जिसमें उसने बताया कि जो है आरपीओ ने उसका जो पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस करने से मना कर दिया क्योंकि वो स्ट्रेंज हस्बैंड का सिग्नेचर फॉर्म जे में नहीं था। तो जज ने इस पर बोला कि एक मैरिड वुमेन अपना पासपोर्ट हस्बैंड की परमिशन के बिना भी अप्लाई कर सकती है और ये सोच गलत है कि शादी के बाद वुमेन हस्बैंड के अंडर होती है। और ये डिमांड दिखाता है कि अभी भी सोसाइटी में ये सोच है कि मैरिड वुमेन जो है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। तो पासपोर्ट ऑफिस का ये अप्रोच अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने ऑर्डर किया कि विदाउट हस्बैंड सिग्नेचर के एप्लीकेशन प्रोसेस करें और इस जजमेंट को वुमेन के राइट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन माना जा रहा है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे 29,208 करोड़ फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर्ड बाय टैक्स पेयर्स आफ्टर आईटी डिपार्टमेंट डेटा ऑडिट गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्विट्ज़रलैंड और जो दूसरे कंट्रीज़ जो है से जो मिला डेटा है उसको आईटीआर से मैच किया और इसके बाद जो है 24,678 टैक्स पेयर्स ने अपना रिटर्न जो है वो रिव्यू किया और 5,483 लोगों ने 29,208 करोड़ का फॉरेन एसेट और जो फॉरेन इनकम डिक्लेयर की। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ब्लैक मनी बढ़ने का जो क्लेम है वो गलत है और जो लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, है ना, ऐसा बोलना है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे उत्तर प्रदेश एमर्जिंग एज ए एक्सप्रेस वे स्टेट अंडर बीजेपी सेज आदित्यनाथ। तो यहाँ पे एक उन्होंने आजमगढ़ में बेसिकली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे वो उसको इनॉग्रेट किया, गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे। तो ये जो है 7,283 करोड़ की लागत से बनेगा और एक्सप्रेसवे 91.35 किलोमीटर लंबा होगा जो आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर को जो है कनेक्ट करेगा, है ना। और सीएम ने इसे गेम चेंजर बताया क्योंकि कहा कि जो है यूपी अब बीमारू स्टेट नहीं बल्कि जो है वो एक्सप्रेसवे स्टेट बन गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली ईडी फाइल्स प्लेन इन झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी होल्ड सर्चेज ओवर बिहार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट स्कैम। तो ईडी क्या है, बेसिकली ईडी के बारे में देख लेते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जो इंडिया में फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस, ब्लैक मनी, इलीगल ओवर जो ट्रांजैक्शंस, ओवरसीज़ ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको देखना। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर देखे जाते हैं, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 के अंडर इन्वेस्टिगेट होते हैं। तो अब बेसिकली ईडी के पास समन एंड पावर क्या होती है, ईडी किसी भी सस्पेक्ट को समन कर सकती है ना, भेज सकती है क्वेश्चनिंग के लिए, प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, ठीक है, अरेस्ट कर सकती है और चार्जशीट भी फाइल करने की पावर होती है। लेकिन ये सब लीगल प्रोसेस के थ्रू होता है। और जो है ईडी पर बेसिकली आरोप क्या लगते हैं कि जो एक एजेंसी है जो मिसयूज़ करती है गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए या प्रेशर बनाने के लिए, जैसे कि अभी सीनियर एडवोकेट्स को समन भेजने का केस हो रहा है यहाँ पे, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली न्यू इंडिया विल नो लॉन्गर बी अ विक्टिम ऑफ टेरर सेज राजनाथ सिंह। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हो आफ्टर पहलगाम अटैक ने क्लियर मैसेज दिया कि नया भारत जो है अब टेररिज्म जो है उसका विक्टिम नहीं होगा
और उसका जवाब दिया जाएगा और पूरी पावर और जो है स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं, एक वार्निंग है टेररिस्ट और उनके सपोर्टर्स दोनों के लिए। टेररिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान और पीओके को जो है बेसिकली टारगेट किया और बोला कि ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ एक पॉज है ना। और सोल्जर्स को मैसेज दिया है कि अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस करें। वेलनेस भी सोल्जर्स की जो है स्ट्रेंथ का जो है एक पार्ट है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली ICF डिज़ाइन कोचेस दैट आर इन स्पेशल ट्रेन्स टू बी विड्रॉन। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिज़ाइन जो कोचेज़ हैं वो जो है बेसिकली विड्रॉ किए जाएंगे। और कि गरीब रथ एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके ICF कोचेज़ को तुरंत पैसेंजर सर्विस से हटा दिया जाए, ऐसा बोलना है रेलवे का। और ये क्यों है, बेसिकली मेंटेनेंस इशू की वजह से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, है ना। और ओल्ड डिज़ाइन होने के कारण स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो गया था। पैसेंजर्स की कंप्लेंट्स भी आ रही थी, पब्लिक और रेलवे ऑफिशियल्स दोनों ने कंप्लेंट्स की थी, है ना। तो अब क्या होगा, बेसिकली जो अब LHB AC इकोनॉमी कोचेज़ हैं, है ना, से गरीब रथ की जगह जो है स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। तो लगभग 900 ICF कोचेज़ को विड्रॉ किया जा रहा है ना। लेकिन जो ओल्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेज़ हैं उनको जो है रिटायर करके बेसिकली मॉडर्न जो है LHB कोचेज़ लगाए जाएंगे, ठीक, ट्रेन्स में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे जो 2014 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो है वो एक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है। उसमें कितना इलेक्शन एक्सपेंडिचर हुआ जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, उसके बारे में है। तो इसमें बताया गया है कि जो है बीजेपी ने सिर्फ जो है वो 1493 करोड़ रुपए खर्च किए। जो टोटल जो जितनी भी पार्टीज़ ने स्पेंड किया उसका 44.56% था। वहीं कांग्रेस ने बेसिकली जो है 620.14 करोड़ खर्च किए जो 18.15% था। तो जो टोटल स्पेंडिंग की बात करें तो 32 जो नेशनल और 32 पार्टीज़ जो है नेशनल और रीजनल मिला लें तो सब ने 3,352 करोड़ रुपए खर्च किए, है ना। नेशनल पार्टीज़ ने इसमें जो है बेसिकली 2,204 करोड़ खर्च किया और रीजनल पार्टीज़ ने 1,148 करोड़ रुपए खर्च किया ना। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ है उसमें बेसिकली पब्लिसिटी पे किया गया है ना, और ट्रैवल पे किया गया, दूसरा जो स्टार कैंपेनर्स के मोस्टली, है ना। फिर कैंडिडेट पेमेंट्स, वर्चुअल कैंपेन्स और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिकेशंस, ये सब को लेके। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली शर्मा स्लैम्स गोयल्स रिमार्क्स ऑन आसियान नेशंस। तो कल पीयूष गोयल जी ने बेसिकली आसियान नेशंस को चाइना की बी टीम बोला था। तो आसियान क्या है, बेसिकली आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो है जिसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसका मेन गोल होता है बेसिकली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, है ना। और ये मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से, बेसिकली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ठीक है, और जो है आपका कंबोडिया। तो ये सब जो है पार्ट हैं आसियान के। तो इंडिया आसियान का रिलेशनशिप 1992 से ट्रेड और कोऑपरेशन से रहा है ना। और फिर उसके बाद में 2012 में जो है ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गया, ठीक है, के लेवल तक पहुंचा। और फिर इंडिया और आसियान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है ना, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो है कोऑपरेशन एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं। और इंडिया और आसियान का ट्रेड अगर नंबर से बात करें तो 120 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का एनुअल ट्रेड है ना। और जो हमारी इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका मेन फोकस है आसियान के साथ इकोनॉमिक जो है और कल्चरल और सिक्योरिटी टाइज़ को जो है वो मजबूत करना लुक ईस्ट पॉलिसी का, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे जो एग्जॉम मिशन जो जा रहा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ह्यूमन को लेके, वो बेसिकली फिर से जो है वो डिले कर दिया गया है। और जो संडे 22 जून को जो है होने वाली एग्जाम 4 मिशन लॉन्च जो है फिर से वो पोस्टपोन कर दिया है। और ये कई बार पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू पहले एक टेक्निकल इशू की वजह से हुआ था जिसमें कि बोले थे लिक्विड ऑक्सीजन चैम्बर में जो है वो
लीक हो रहा है। फिर उसके बाद में जो रशिया का जो पार्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़वेज़्दा मॉड्यूल में जो है उसमें प्रॉब्लम है टेक्निकल। तो इंटरनेशनल स्पेस क्यों हुआ डिले, बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो रशिया का जो ज़ेवेडा मॉड्यूल है उसमें रिसेंट रिपेयर्स हुए हैं अभी। फिर नासा को सिस्टम चेक करने के लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, है ना, तो इसलिए डिले किया जा रहा है। पहले इसमें ऑक्सीजन लीक डिटेक्ट हुआ था। और एक्सियोम 4 क्रू जो है उसमें इंडिया के शुभंकर शुक्ला जी जा रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये मिशन। और तो बेसिकली वो उसमें 4 मेंबर का क्रू रहेगा, उसके पार्ट रहेंगे ये। और तो इसमें बेसिकली जो है जो क्रू होगा वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिसर्च और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। ये है एक्सियोम मिशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिसर्च और स्पेस एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना, किस किस बारे में, माइक्रोग्रेविटी के बारे में, स्प्राउट एक्टिविटी के बारे में, है ना, और अदर चीज़ों के बारे में। तो अब ये है कि किसका कोलैबोरेशन। एक्सियोम 4 जो है वो बेसिकली नासा स्पेस एक्स और जो आपकी एक्सियोम 4 है, एक्सियोम जो प्राइवेट एजेंसी है ना, तो इनके कोलैबोरेशन में हो रहा है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे सेंटर फॉर्म्स पैनल टू रिव्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग सेंटर्स। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल पैनल जो है वो बनाया है, जिसको लीड कर रहे हैं हायर एजुकेशन सेक्रेटरी। और इसका एम बेसिकली इस कमेटी का क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो कोचिंग सेंटर्स पे जो है वो डिपेंडेंसी है वो कम करना, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसको फेयर और इफ़ेक्टिवली एक्सेस करना, ठीक है, एसेस करना। स्कूल एजुकेशन सिस्टम के जो फ्लॉज जैसे रॉट लर्निंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी हो गई, उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करना, तो ये सब काम होंगे, है ना। और इसमें कई सारे मेंबर्स रहेंगे, जैसे सीबीएसई के चेयरमैन, एनसीईआरटी से रिप्रेजेंटेटिव, आईआईटी मद्रास के टेक एक्सपर्ट्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, हर जगह के। तो कमेटी का क्या क्या स्टडी करेगी, बेसिकली जो डमी स्कूल्स हैं का रोल, जहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ कोचिंग करते हैं, है ना, फॉर्मल स्कूलिंग जो है वो इग्नोर करते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का इम्पैक्ट होगा, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है बेसिकली वो हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। और लिमिटेड सीट्स जो है टॉप कॉलेजेस और उनका कोचिंग डिमांड्स पे क्या इफेक्ट है, कोचिंग सेंटर्स के जो मिसलीडिंग एड्स होते हैं, है ना, जिससे सेलेक्टिव टॉपर्स को सिर्फ दिखाया जाता है, कैरियर काउंसलिंग सर्विस कितनी अवेलेबल हैं और इफ़ेक्टिव हैं, ये सारा बेसिकली होगा। तो अपने रिकमेंडेशन से बेसिकली स्कूल रिफॉर्म्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और कोचिंग रेगुलेशंस के लिए नए स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस कमेटी के डिसीजन के बाद। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे स्टील सेक्टर इन अ फिक्स एज गवर्नमेंट गिव्स लेस देन अ डे टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि जो मिनिस्ट्री है उसने बेसिकली एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया कि जो है अब स्टील जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और इनपुट्स जो होते हैं उन पर भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का क्वालिटी स्टैंडर्ड ज़रूरी होगा। और उनको जो बनाने के लिए जो ये यूज़ होता है, जैसे स्टील स्लैब्स हो गए और कॉइल्स हो गए, उसको भी कॉम्प्लीमेंट्री जो कंप्लायंस है उसका मैंडेटरी होगा क्वालिटी का। तो इंपोर्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब अगर कोई फॉरेन जो कंपनी है अगर वो एक्सपोर्ट करती है इंडिया में स्टील को, तो उसे रॉ मटेरियल जो है सप्लायर्स को भी बीआई सर्टिफिकेट लेना होगा, है ना। और इसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या होगा कि कंप्लायंस जो लोड है वो बढ़ जाएगा, फॉरेन सप्लायर से डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, फॉरेन सेलर्स इस वजह से प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, ऑर्डर 13 जून को आया और 16 जून से अप्लाई हो गया, एक भी वर्किंग डे का नोटिस नहीं मिला, जो बिज़नेस रूल्स के ख़िलाफ़ माना जा रहा है। और एमएसएमई सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि उनकी इंपोर्ट प्रोसेस और मार्जिन्स दोनों टाइट हैं, ऐसा बोलना है। स्टील इंडस्ट्री में प्रोसेस स्लो होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और इवन 1 मंथ का जो है नोटिस वो भी काफ़ी नहीं होता है। और एमएसएमई इंपोर्टर सब स्ट्रगल करेंगे, है ना, कॉस्ट और पेपर वर्क दोनों बढ़ जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं सारे। प्रॉब्लम क्या है, सडन रूल चेंज हो गया, ज़ीरो प्रिपरेशन टाइम दिया, है ना। और जो है की वजह से जो स्टील इंपोर्टर्स और एमएसएमई को बड़े जो है झटके लग सकते हैं, कॉस्ट भी बढ़ेगी और कंप्लायंस का प्रेशर भी रहेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी लेफ्ट विद लिमिटेड स्पेस टू सपोर्ट ग्रोथ, है ना। तो बेसिकली आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा है कि फरवरी में जो आरबीआई ने जो है 100 बेसिस पॉइंट का जो है वो कट किया था, रेट कट। अब ग्रोथ और जो इन्फ्लेशन है उसके बीच में बैलेंस जो है बनाना वो मुश्किल हो गया है। तो बोलते हैं कि एकोमोडेटिव स्टैंस से न्यूट्रल स्टैंस लेना सही होगा, है ना।
तो एकोमोडेटिव स्टैंस और न्यूट्रल स्टैंस क्या होता है? बेसिकली एकोमोडेटिव स्टैंस होता है कि जब आरबीआई का जो फोकस होता है वो ग्रोथ बढ़ाने पे होता है ना। जब इकॉनमी स्लो हो रही हो तब इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करके इकॉनमी को बूस्ट करते हैं ताकि लोन सस्ते हो जाएं और लोग ज़्यादा खर्च करें। तो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन को बूस्ट करेगा और एम्प्लॉयमेंट और स्पेंडिंग को बढ़ावा देगा। वहीं न्यूट्रल स्टैंस क्या होता है? वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी है। आरबीआई ना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाता है, घटाता है, ना बढ़ाता है ना, जब तक इकॉनमी कोई क्लियर सिग्नल नहीं देती, है ना। ये स्टैंस फ्लेक्सिबल होता है। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़े तो रेट बढ़ सकते हैं, अगर ग्रोथ स्लो है तो रेट घट सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है ना। बेसिकली इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों में जो है बैलेंस रखता है। तो अब ये ग्लोबल सिचुएशन बोले कि ग्लोबल टेंशन, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ग्लोबल ट्रेड में बदलाव की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और बिजनेस इन्वेस्टमेंट रुक सकते हैं, इसलिए पॉलिसी को ग्रोथ सपोर्ट करनी चाहिए। और इन्फ्लेशन बोले कि काफ़ी कम हुई है। अक्टूबर 2024 में जो है 6.2 से जो है गिर कर 3.2% हो गई अप्रैल 2025 में। और तो ये बोले कि जो है 50 जो बेसिस पॉइंट रेट कट जो हुआ है उसका सपोर्ट करते हैं ये। और डिप्टी गवर्नर ने क्या बोला कि जो है 25 बेसिस पॉइंट के 2 कट करने की जगह 50 बेसिस पॉइंट का कट कर देना बेटर है, इसलिए पॉलिसी क्लियर हो जाती है और मार्केट रिस्पांस फास्ट मिलता है ना। तो है क्या? बेसिकली आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट जो है 50 बेसिस पॉइंट से कट किया, है ना। और जो बूस्ट ग्रोथ, तो ताकि ग्रोथ जो है उसको बूस्ट किया जा सके, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। और लेकिन साथ ही आरबीआई ने पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल कर दिया है, मतलब अब आगे के स्टेप सिचुएशन देख कर लिए जाएंगे, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे नाबार्ड टू लेंड 10,000 करोड़ इन फिजिकल ईयर 2025-26 टू फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली नाबार्ड ने जो है फिजिकल ईयर 2025 में ग्रीन लैंडिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसमें 10,000 करोड़ का तक का लोन देने का प्लान किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ और प्राइवेट कंपनीज़ को। और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए? बेसिकली इथेनॉल प्रोजेक्ट प्लांट्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े हुए जो भी इश्यूज़ हैं, है ना, तो उसके लिए दिया गया। मिनिमम लोन अमाउंट जो होगा वो 100 करोड़ होगा। तो ये बेसिकली इसका गोल बताया कि सस्टेनेबल ग्रीन और सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने वार्न किया है कि कोई भी न्यूक्लियर डिज़ास्टर का अगर इजराइल अटैक करता है ईरान के बुशर प्लांट पे। तो बुशर प्लांट क्या है? बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, तबाही हो सकती है, ऐसी यूएन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसने वार्निंग दी है। तो वेस्ट एशिया में पहले ये जो है बुशर जो है बेसिकली वेस्ट एशिया में पहला सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, जिसमें हज़ारों किलो जो है न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ केजीज़। और अगर इस पर डायरेक्ट अटैक होता है इस फैसिलिटी पे, तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो लीक हो सकता है यहाँ से, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ से लीक हो सकता है। और फिर उसके बाद में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट होने से मेल्टडाउन का खतरा है। हज़ार्डस इम्पैक्ट क्या क्या होंगे? हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर रेडियस में इवैक्यूएशन और शेल्टर ऑर्डर्स बनाए जाएंगे। गल्फ़ कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया और भी अफेक्ट हो सकते हैं। और आयोडीन की हेल्प लेना पड़ेगा रेडिएशन से बचने के लिए। और खाने पीने की सप्लाई पर भी रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो बेसिकली ग्रोसाई जी ने जो एजेंसी है उसने क्या कहा कि बेसिकली इस चीज़ को मॉनिटर कर सकता है और इंश्योर करेगा कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। और तो ये बेसिकली डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन का ही सजेशन देते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है बेसिकली बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना कंडक्ट ट्राइलेटरल फॉरेन ऑफिशियल लेवल डिस्कशन। तो जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं देख रहे हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरीज जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जो है मिल रहे हैं कुनमिंग चाइना में, ठीक है। तो अब इनका मकसद क्या है? बेसिकली तीनों देशों में जो है बेसिकली पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ऐसा बोलना है। और साउथ एशिया के साथ चाइना का ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाने की बात हुई। और बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट कब है? देखिए, जब ये इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि ये हैं, इनके बीच में पहली बार मीटिंग हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और बांग्लादेश के जो इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनिस हैं वो भी मार्च में चाइना गए थे। इसका क्या मतलब है कि इंडिया के पड़ोसी जो देश हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़,
उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में दिख रहे हैं ना, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में दिख रहे हैं, न्यू स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में चाइना साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये मीटिंग इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है बेसिकली, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।